नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और आज महाराष्ट्र से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश, क्योंकि आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट अब महाराष्ट्र के ही मराठवाड़ा में आखिरी मकाम पर, जहां पर हम लातूर में मराठवाड़ा का हिस्सा इन कर रहे हैं। अब हम पश्चिमी महाराष्ट्र में यहाँ के बाद जाने वाले हैं, लेकिन मराठवाड़ा में अगर आप लातूर में पहुंचेगा तो आप देखिएगा यहाँ पर जो राजनीतिक समीकरण है वो किस तरह से है। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में इस बार क्या चल रहा है, एक के बाद एक नारे चल रहे हैं। हर पार्टी अपने अपनी तरीके से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गृहमंत्री अमित शाह, सबका ये नारा है। और विपक्ष पर आरोप है कि जाति के आधार पर विपक्ष बांटना चाह रहा है, जनता को, दलितों के हकों को छीन रही है, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को आतंकी नारा करार दे दिया है। एक तीसरा व्यक्ति भी है इस पूरी लड़ाई में, दोनों गठबंधनों के अलावा, वो असदुद्दीन ओवैसी। चूंकि खुद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, जब वो छत्रपति संभाजी नगर गए थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर, उनके लफ्ज ऐसे थे कि सुनो ओवैसी, अगर किसी का बाप भी आ जाए तो वो अब छत्रपति संभाजी नगर का नाम वापस औरंगाबाद नहीं कर सकता है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो वोट जिहाद है उसका हम जवाब देंगे वोट के धर्म युद्ध से। अब इस पर अपनी जमीन यहां पर तलाशने की कोशिश करने वाले ओवैसी साहब भी कूद पड़े हैं और वो कह रहे हैं चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करें। देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये रजाकारों के वंशज है। बात सियासी है और जुबानी तापमान 484। पहले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए और चुनावी गर्मी का एहसास कीजिए। क्या बोले ओवैसी, वो क्या बोले, ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ओवैसी संभाजी नगर में थे। दरअसल इसी संभाजी नगर में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देने की बात की थी। पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा, एक प्रकार से उनके सारे धर्मस्थलों के ऊपर बैनर लगे, पोस्टर लगे, कस्में दिलाई गई और लोगों को वोटिंग के लिए बाध्य किया गया और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है, ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया। देवेंद्र फडणवीस का बयान ओवैसी को आग बबूला कर गया। याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। औरंगाबाद, जिसका नाम अब संभाजी नगर है, 2019 में इसी संसदीय क्षेत्र से ओवैसी की पार्टी के इम्तियाज जलील सांसद हुआ करते थे। इस बार पार्टी ने उन्हें औरंगाबाद पूर्व से विधानसभा का टिकट दिया है। औरंगाबाद सेंट्रल से एआईएम के नासिर सिद्दीकी मैदान में। ओवैसी को दोनों उम्मीदवारों की जीत की उम्मीद है, लेकिन वो उम्मीद तभी पूरी होगी जब ध्रुवीकरण होगा और शायद इसी की कोशिश हो रही है। तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? तुमने महाराष्ट्र से एक ड्रग पार्क का प्रोजेक्ट आ रहा था 3000 करोड़ का, टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ का महाराष्ट्र को आ रहा था। अरे देवेंद्र फडणवीस, तेरे को इतनी हिम्मत नहीं हुई तो रोक दिया उसको, गुजरात कहीं को जाने दिया रे? दोनों ओर से चुनौतियां हैं और चुनौतियों का जोरदार जवाब भी है।
वो फडणवीस है तो समझते हैं कि वो मुझे जिहाद या धर्म युद्ध के नाम से पुकारेंगे। वो फडणवीस हैं तो समझते हैं कि मैं असदुद्दीन ओवैसी को नीचे गिराऊंगा। अरे देवेंद्र फडणवीस, तुम जिस चीज को लाना चाहते ना औरंगाबाद में, वो चीज कभी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं लिख के रख रहा हूं, वो इसलिए नहीं आएगी फडणवीस क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें फडणवीस भी बराबर है, ओवैसी भी बराबर है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। ऐसा है, ये रजाकारों के वंशज है, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? इस बीच एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर भी सियासी जंग लगातार तेज हो रही है। कोई भी नहीं चाहता है कि समाज बिखरे, समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए। और इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। किसकी बात कर रहे, किसको काटेंगे आप? 140 करोड़ जनता को काटेंगे? अरे अब तक तो हम एक रख के आए हैं, बटना नहीं, इसी के लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी कुर्बानी दी। ये देश बटना नहीं, इसी के लिए तो राजीव गांधी अपनी कुर्बानी दी। ध्रुवीकरण की कोशिश दोनों ओर से है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोशिश कामयाब हुई तो फायदा बीजेपी को होगा। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ चरण सिंह सापरा साहब जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ वारिस पठान प्रवक्ता AIMIM के जुड़ गए हैं और हमारे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं और हमारे साथ चाइना NC जो कि उम्मीदवार है इस बार मुमरा देवी कंस्टिट्यूएंसी से मुंबई में, वो भी थोड़ी देर के लिए जुड़ेंगी, लेकिन जुड़ गई है हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका भी। चुनावी मैदान में चूंकि आप है तो आज गौरव जी आपकी जगह शाइना जी से शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा कमेंट आपसे लेकर शुरू करूंगी कि आप लोगों को कैसा रिस्पांस मिल रहा है, ये जो बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ रहेंगे, ये नारे पर कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से? क्योंकि विपक्ष का तो यही कहना है कि महाराष्ट्र ऐसे नारों को स्वीकार नहीं करेगा। पहले तो अंजना जी, प्रधानमंत्री ने कुछ गलत नहीं कहा। अनेकता में एकता है, एकता में विश्वास है और वो एकता प्रधानमंत्री ने वेलफेयर स्कीम्स में भी दिखाए। आज आप देखें कि जनधन हो, मुद्रा हो, आवास योजना, आयुष्मान भारत, अनगिनत स्कीम्स हैं। वो जात पात धर्म के आधार पे नहीं है, वो सबके लिए एकता की दृष्टि से एक वेलफेयर विजन प्लान है। महाराष्ट्र की बात करें तो आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने जो लाड़की बहन योजना के साथ क्या किया, 2.5 करोड़ महिलाओं को 7,500 उनके बैंक अकाउंट पे मिला। मैं क्यों ये जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि आपने मुंबा देवी का जिक्र किया। मेरे कंस्टिट्यूंसी में जहां 40,000 महिलाओं को ये फायदा मिला है, उनमें से 15,000 मुस्लिम महिला है। तो क्या ये एकता नहीं है? और जब हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये सभी को साथ में लेना है। कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति 60 साल से करते आ रहा है, किसी में हिम्मत नहीं कि वो बोल दें उनको। और ये उबाटा सेना जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो कांग्रेस के साथ क्या लेके सामने आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आपका जो वोट बैंक है वो वोट बैंक रहना चाहिए, मुस्लिम और दलित का वोट बैंक बरकरार रहना चाहिए, आपको हम देंगे ये सॉप्स। ऐसा नहीं होता है। और आज के दिन आप सबको पता है कि जब महाविनाश अघाड़ी ये इलेक्शन को हार रही है, तब खरगे जी आके बोलते हैं कि देखिए हम आपको गारंटी स्कीम्स देंगे। क्या गारंटी स्कीम्स? ये झूठ पे झूठ पे झूठ, भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण के ऊपर तुष्टिकरण। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई विचार नहीं है यहाँ। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन अब जो अन्य मेहमान है उनके साथ बहस की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, ये लव जिहाद क्या है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि वोट के धर्म युद्ध से लव जिहाद का जवाब देना है,
तो पहले तो लव जिहाद क्या है और क्या ये ऐसा कोई अपराध है जो हम बीएनएस में माने जिसको शामिल किया जाएगा, मतलब है क्या भारतीय न्याय संहिता में? देखिए अंजना जी, मैं इतना जरूर कहूंगा, गौरव जी? लव जिहाद क्या है ये केरला हाईकोर्ट ने कई दशक पहले बताया था। और स्वेच्छा से कोई मुझे लड़का आवाज लड़की नहीं आ रही इनकी, मेरा ऑडियो ठीक अपना कीजिएगा, मुझे इनकी जीवन आवाज साथी नहीं आ रही। चुनते हैं, ये अच्छी मैं भी बात गौरव है। जी एक सेकंड बस टोक रही हूँ क्योंकि मैं लातूर में हूँ और मैं डिबेट नहीं कर सकती अगर मुझे गेस्ट का आवाज ना आए। मुझे गौरव जी की आवाज नहीं आ रही। बोलिए बोलिए गौरव जी, अब मेरी आवाज आ रही है? बोलिए गौरव जी। अब आप सुन पा रही हैं अंजना जी? हाँ अब सुन पा रही हूँ, बोलिए सर। देखिए, आपने कहा लव जिहाद क्या है, तो हाँ, सबसे पहले लव जिहाद ये है जो केरला हाईकोर्ट ने कहा था, जब अपना धर्म छुपाकर और हाथ में आप जो है कलेवा पहने और उसके बाद किसी हिंदू बच्ची को या और किसी धर्म की बच्ची को फंसा लें और बाद में बताएं कि आपका धर्म क्या है, तो मैं समझता हूं ये अपराध है और इसलिए लव जिहाद नहीं होना चाहिए, सिर्फ लव होना चाहिए। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, महाराष्ट्र में जब उलेमा सब आते हैं मैं बाहर वोट और जिहाद कहते हैं पूछ रही हूँ सर। संविधान के खिलाफ हमें आरक्षण दो, आप बताइए। मैंने आपको बताया लव जिहाद क्या है। मैं वोट जिहाद, लव जिहाद नहीं, वोट जिहाद। फडणवीस साहब कह रहे हैं कि वोट जिहाद हो रहा है, उसका हमें जवाब, वोट जिहाद का जवाब वोट धर्म युद्ध से देना है। हाँ, वोट जिहाद क्या होता है? हाँ, वोट जिहाद ये है अंजना जी, जब मरिया आलम खान, सलमान खुर्शीद, ओवैसी, कमलनाथ और नवजोत सिंह सिद्धू अपील करते हैं सारे मुसलमान भाई एक हो जाओ, 90% वोट डालना कांग्रेस के लिए या महावसूली अघाड़ी के लिए धर्म के आधार पे, तो ये वोट जिहाद होता है। और लोकतंत्र में ये लोक पर्व है, जिहाद की कोई जगह नहीं है। तो बहुत अच्छी एक सीख देते हैं प्रधानमंत्री जी, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, क्योंकि हम सब जानते हैं किस तरह से राजस्थान में कन्हैया का सर तन से जुदा कर दिया गया था और तुष्टीकरण करने वाले अशोक गहलोत, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे और शरद पवार और ममता बनर्जी के मुंह से उफ नहीं निकली थी। इसलिए जब योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो मैं समझता हूं इसकी गूंज आज केवल महाराष्ट्र और झारखंड में नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, केवल हरियाणा में नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज हर कोई जान गया है कि यही यथार्थ है, यही सच है कि एकजुट हो जाओ और जो धर्म की राजनीति तुष्टीकरण की करते हैं उनको समाप्त करने के लिए हम सबको एक होना है। दूसरी बात मैं आपके मंच से एक और उठा दूं, जो बात मैं कह रहा था, उलेमा आते हैं, कहते हैं शरद पवार जी से आप समर्थन चाहते हैं तो 10% हमें आरक्षण जो है देना पड़ेगा, आपको वक्फ बोर्ड के लिए 500 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, क्या संविधान संगत है कि धर्म के आधार पे आप आरक्षण दें? क्या ये सही है लोकतंत्र के लिए कि मुसलमानों को अपील हो जाए लेकिन हिंदुओं की जातियां बताएंगे? इसलिए मैं समझता हूं चरण सिंह सापरा साहब इसका जवाब देंगे। ये महापाप है। हाँ ठीक है, चरण सिंह सापरा साहब दोनों की बातों का जवाब दीजिए। आपने शहना एनसी जी को भी सुना, लेकिन वोट जिहाद का उन्होंने डेफिनेशन भी बताया, समझाया, और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि हालांकि शरद पवार जी की पार्टी का कोई है नहीं, लेकिन आप उसी अघाड़ी के हैं तो आप डिफेंड कर सकते हैं उनकी बातों को। ये जो अलग अलग जगहों पर, अभी मैं मराठवाड़ा में हूँ और आप तो सापरा साहब पूरे महाराष्ट्र को अच्छे से समझते हैं, यहाँ पे मराठा आरक्षण दोनों तरफ से अलग अलग प्रोमिसेस की जा रही हैं, मतलब जानते हुए कि संविधान का ढांचा क्या है आरक्षण के मुद्दे पर, यहाँ मुस्लिम आरक्षण की बात, कहाँ जाकर मामला रुकेगा? देखिए अंजना जी, दरअसल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गली से लेकर के दिल्ली तक के नेता जो प्रचार कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, और जिस तरह से बातें आ रही हैं लव जिहाद या वोट जिहाद या धर्म युद्ध की बात देवेंद्र फडणवीस ने करी है, ये तमाम सारी बातें ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी की ये SOS कॉल है, यानी प्राण संकट संदेश है। इनके प्राण अभी संकट में है महाराष्ट्र के अंदर। इनको पता है कि ये
मुद्दों पर जीत नहीं सकते हैं, इसलिए ये इस तरह की बातें करके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। अंजना जी, आपको मैं बता दूं कि ये जो महायुति सरकार है ना, ये खोखेबाज और धोखेबाजों की सरकार है। ये खोखे के आदान प्रदान से ये सरकार बनी, खोखे के हिसाब से सारे एमएलए खरीदे गए और फिर इन्होंने जम के भ्रष्टाचार किया। 40% कमीशन खोरी की सरकार है। मुंबई की 710 एकड़ जमीन ये अडानी को खैरात में दे रहे हैं। इस तरह से जो भ्रष्टाचार जनता के बीच इनका उजागर हुआ है, उसी तरह से धोखेबाजी की बात पर आए, जो मैंने कहा कि ये खोखेबाज और धोखेबाज है, तो धोखेबाज इसलिए मैंने कहा क्योंकि इन्होंने किसानों से धोखा किया। किसानों को जो एमएसपी पे कपास खरीदनी थी या प्याज खरीदना था या गन्ने की फसल खरीदनी थी, वो ये खरीद नहीं पाए हैं। उसी तरह से किसानों के जो लोन है वो माफ नहीं कर पाए हैं। युवाओं से धोखेबाजी की, इन्होंने कहा कि हम नौकरियां देंगे और फिर 8 लाख करोड़ के उद्योग जो है वो गुजरात में चले जाते हैं। 5 लाख लोगों की नौकरियां जो है वो महाराष्ट्र से गुजरात चली जाती हैं। तो ये धोखेबाजी इन्होंने की। और अंजना जी, आपने ही बताया था एक दिन 1261 नौकरियां थी एयरपोर्ट लोडर की, उसके लिए 25,000 युवा आए थे मुंबई में, अगर आपको याद होगा। और 1257 नौकरियां महिला पुलिस कांस्टेबल की थी। 1,11,000 महिलाएं जो है उसके लिए आई थी। तो ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र के अंदर जो है बेरोजगारी चरम पर है। तो इन्होंने युवाओं से धोखा किया, किसानों से धोखा किया, महिला अत्याचार बढ़ाया, महिलाओं से धोखा किया है। तो अगर इनको धर्म युद्ध भी करना है तो भाई धर्म युद्ध आप करिए ना, महंगाई के खिलाफ करिए, आप बेरोजगारी के खिलाफ करिए धर्म युद्ध, भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्म युद्ध करिए। अब भ्रष्टाचार में इन्हीं के लोग सारे सम्मिलित हैं। करोड़ों रुपए का खोखों का आदान प्रदान यहाँ हो रहा है और फिर ये किस मुंह से बोलते हैं धर्म युद्ध। ये जनता, महाराष्ट्र की जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बार जल्दी से दिखाइए वारिस पठान को और अनुराग भदौरिया जी को, उन दोनों से एक रिस्पॉन्स लेकर फिर आप गौरव जी जवाब दीजिएगा। वारिस पठान जी, एक सिंपल सवाल पूछती हूँ। आप बीजेपी पर ऐसे अच्छा लिखते हैं, मोदी जी पर भी अच्छा ऐसे लिखते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा मेरे सवाल का जवाब दें। छत्रपति संभाजी नगर, जहां पर ये पूरी बात हो रही है, जिसका एक वक्त पर औरंगाबाद नाम था औरंगजेब के नाम पर, जिसकी मजार पर आपके नेता आज भी पहुंचते हैं, जिन्होंने निर्मम हत्या संभाजी की थी। अब मैं पूछ रही हूँ आपसे कि छत्रपति संभाजी नगर में 2 ही सीट ओवैसी से आपको क्यों पसंद आई? मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आज आप इसका जवाब मुझे नहीं दे पाएंगे। 40% मुस्लिम आबादी वाली एक औरंगाबाद सेंट्रल और एक औरंगाबाद ईस्ट, जिसमें 40% मुस्लिम आबादी है। वेस्ट जहां पर 20% आबादी है, वहां उनको नहीं पसंद आया, वहां कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहे हैं। और फिर ये वोट जिहाद, धर्म युद्ध, ये सब बोल बोल के अपनी पॉलिटिक्स भुना रहे हैं। अच्छा, 2 ही सीट क्यों पसंद आई? जवाब जरूर दीजिएगा, भागिएगा मत। बिल्कुल कहीं नहीं भागूंगा, आपको बराबर जवाब दूंगा। अभी आपने बात किया ना वोट जिहाद, लव जिहाद, ये तो कुछ है नहीं, लेकिन एक जिहाद देश में चल रहा है, वो है बीजेपी का घबराहट जिहाद। इनकी घबराहट, बौखलाहट पूरे देश के सामने आ रही है। अब मैं आपको बता दूं, लव जिहाद की जो बात कर रही है, लव जिहाद का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है इनके पार्लियामेंट्री का। इनका एक मिनिस्टर है महाराष्ट्र के अंदर, लोधा जी, उन्होंने एक दिन महाराष्ट्र की असेंबली में खड़े होकर कहा कि महाराष्ट्र में लाखों केस हो गए लव जिहाद के, इंक्वायरी की, सब हुआ तो आया खुदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ नहीं है लव जिहाद है। अब ये वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। वोट जिहाद की क्यों बात कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। पिछले इलेक्शन में जो अगर मोदी को वोट नहीं दिया, जो बीजेपी को वोट नहीं दिया, वो उनके लिए एंटी नेशनल हो गया। और अगर उस शख्स ने मुसलमान को दिया तो वोट जिहाद। अरे कितने परसेंटेज ऑफ इंडियन ने इनको वोट नहीं दिया। अब हमारे दलित भाइयों ने इनको वोट नहीं दिया, कितने क्रिश्चियन भाइयों ने वोट नहीं दिया, उनको कौन सा जिहाद ये बोलेंगे? इनके पास तो जवाब ही नहीं है इस बात का। इसलिए लव जिहाद, वोट जिहाद चला के सिर्फ अपनी राजनीति करना चाहते हैं। बटोंगे तो कटोंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अरे भाई, आप तो है ही, आप तो 80% आबादी है, आपको कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? मगर यहाँ जो बट रहे कट रहे वो तो हम लोग है ना, जो 20% के अंदर भी नहीं है। यहाँ तो रोजमर्रा का देख रहे हैं। और अभी चुनाव आ रहा है महाराष्ट्र के अंदर, तो देवेंद्र फडणवीस जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो सही कहा सर ओवैसी साहब ने, इलेक्शन कमिश्नर क्या कर रहा है? क्या इस तरह की भाषा का उपयोग करना जरूरी है? मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर मैं मेरे मंच से खड़े होकर इस तरह की भाषा का उपयोग करूंगा तो मेरे पे तो अब तक का केस हो जाता, मेरे को तो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस भी दे दिया होते। अब इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्यों कर रहे हैं आपको पता है ना। देखिए वारिस जी, मेरी बात 100% सही साबित हुई। मेरी बात 100% साबित हुई सही। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप भाग गए। अरे कोई क्या, आपने कहाँ बताया?
कि 40% जहां मुस्लिम आबादी है वही सीट क्यों चुनते हैं ओवैसी साहब? आपके पास कोई जवाब नहीं है। हो गया। अनुराग भदौरिया जी, आप भी आपकी पार्टी भी महाविकास अघाड़ी में लड़ रही है जी। महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बनकर आप लोग भी लड़ रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं हम। हालांकि जो लड़ाइयां हो रही है वो अगली जगह है, लेकिन रुक जाइए। मेरे सामने समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अरे बाबा, मैं अनुराग जी से बात कर रही हूँ। आवाज नीचे कीजिए। अनुराग जी देखिए, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, इस नारे में क्या दिक्कत है? समाजवादी पार्टी के दफ्तर भी बहुत सारे बाहर नारे लग रहे हैं। अब बीजेपी ये कह रही है कि अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब इसमें क्या खोट है भाई, बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती कहाँ है? वो तो बटोगे तो कटोगे से शुरू करती है बात को। जब उसको पकड़ा जाता है तब फिर वो अपने नारे को रेक्टिफाई करने की कोशिश करती है। हम तो कहते हैं हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। पहली लाइन में लिखा है हम भारत के लोग, दूसरा शब्द पढ़ेंगे तो समाजवादी लिखा है, उसके आगे पढ़ेंगे तो सामाजिक न्याय की बात होती है। तो यही तो इसी फॉर्मूले पे तो हम चल रहे हैं, पीडीए की बात करते हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय है। हम समाज के उस वर्ग को भी आगे लेके आना चाहते हैं जो समाज में कमजोर है। हम तो यहाँ पंथ निरपेक्ष की भी बात करते हैं। हम तो कहते हैं सभी धर्मों का यहाँ सम्मान होना चाहिए, चाहे किसी भी जात धर्म का व्यक्ति हो, सबका सम्मान हो। तभी तो हमने कहा है कि हम भारत के लोग हैं। हम पीडीए पे भी सब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े और आदि आबादी पे बात करने वाले लोग हैं जिनको न्याय मिलने की जरूरत है। हमने कब डिवाइड एंड रूल करने की बात की है? यही तो कहेंगे बटोगे तो कटोगे। ये क्या शब्द होता है? कटना कोई शब्द अच्छा थोड़ी होता है। आप जोड़ने की बात करो ना। हम तो एक भारत की बात करते हैं, हम तो एक राष्ट्र की बात करते हैं, हम भारतीयों की बात करते हैं, हिंदुस्तानी की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। तभी तो हम संविधान को लेके घूमे 2024 के चुनाव में। आज भारतीय जनता पार्टी को संविधान याद आया। देखिए, कुछ लोगों को मैंने देखा हाथ में संविधान की कॉपी लेके बीजेपी वाले भी घूमने लगे। एक काउंटर क्वेश्चन है, इसका जवाब आप ही दीजिएगा। आप कह रहे हैं हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो आप फॉर्मूला भी देते हैं हिंदुस्तान। फॉर्मूला तो आपने कुछ जातियों का समीकरण बनाने वाला दिया, PDA, बाकी हिंदुस्तानी कहाँ गए? फॉर्मूला तो हिंदुस्तान होना चाहिए ना। तो शायद आप भूल गए वो सामाजिक। मैंने आपसे क्या बोला? मेरे शब्दों को आपने नहीं समझा। अगर आप संविधान को देखेंगे तो पहला शब्द क्या है? हम भारत के लोग। उसके बाद क्या है? समाजवादी शब्द है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और सामाजिक न्याय है। तो हम तो उसी की बात कर रहे हैं ना, समाज में सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। हमने कब बोला पीडीए? पीडीए तो एक सामाजिक न्याय की बात है ना। समाज में जो लोग पिछड़े उनको आगे लाना है, माने उनको मुख्यधारा में शामिल करना है। जो ऑलरेडी मुख्यधारा में हैं उनके साथ उनको, हमको जो दलित है, जो अल्पसंख्यक, जो पिछड़े, उनको भी तो लाके खड़ा करना है ना। या जो आदि आबादी के लोग जो पीछे छूटे गए उनको भी तो आगे सामने लाना है ना। तो जब सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान आगे जाएगा। तो हम तो हिंदुस्तान आगे जाने की बात कर रहे हैं। हम बांटने की बात कहां कर रहे हैं? हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम तो सबको एक साथ देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। आप ये सोचिए, अगर ऑफिस में नहीं, एक सेकंड, अगर आप ये सोचिए अंजना जी, आपके ऑफिस में 4 लोग हैं, 2 लोग काम करते हैं, 2 लोग नहीं करते हैं, तो ऑफिस उतना नहीं आगे जाएगा ना। लेकिन चारों लोग काम करेंगे तो ऑफिस कितना आगे जाएगा? तो हम तो चाहते हैं चारों लोग काम करें, समाज के सभी लोग आगे बढ़ें और हम देश को आगे ले जाएं। यही हमारा मकसद है। तो इसमें दिक्कत कहां है? भारतीय जनता पार्टी को नहीं होनी चाहिए ना। हम तो संविधान सम्मत बात कर रहे हैं। ठीक है, गौरव जी जवाब दीजिए। गौरव जी जवाब दीजिए। गौरव जी, वोट का धर्म युद्ध क्या होगा? गौरव जी, धर्म युद्ध कैसे लड़े जनता? वोट का धर्म युद्ध कैसे लड़े? जी, सबसे पहले कांग्रेस वोट का धर्म युद्ध संविधान संगत होगा। और गर्व है हमें इस बात पे कि हिंदू सबसे ज्यादा सहिष्णु है। 80% होके भी पंथ निरपेक्षता का रास्ता चुनता है। और भाजपा हमेशा हिंदू अस्मिता के लिए खड़ी रही और हिंदू हमारे साथ खड़ा रहा है। ये मेरे लिए गर्व की बात है, भाजपा के लिए गर्व की बात है। मैं तीनों की बातों का उत्तर देता हूं। सबसे पहले कांग्रेस की बात का उत्तर देते हैं। कांग्रेस महावसूली अघाड़ी में जब आई तो याद करिए, पिछले चुनाव में पूर्ण बहुमत प्री पोल अलायंस भाजपा और जो एकजुट हो रखी शिवसेना थी उसको मिला था। कांग्रेस पार्टी तो चौथी सबसे बड़ी पार्टी थी और पलटी मारी और जाके मिल गई उद्धव ठाकरे से। तो इसलिए विश्वासघात किसके साथ किया? जनता के साथ किया। और क्या सरकार दी? महावसूली अघाड़ी, जहां पे कमीशन खोरी होती थी। कमिश्नर पुलिस को बताया जाता था कितनी वसूली करनी है। पालगढ़ में साधु मार दिए जाते थे और मुख्यमंत्री फेसबुक लाइव करता था। और यह भी नहीं भूलना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो तो राजद्रोह का मुकदमा लगता था। लेकिन आज सवाल यह है कि खड़गे जी ने तो स्वयं कहा था
कि ये जो फ्रीबीज हैं, जो झूठे वादे हैं, ये मत करो, निभा नहीं पाओगे। उसके बाद राहुल गांधी का दबाव कैसा आया, झूठे वादे फिर से करने का प्रयास किया है इन्होंने। और राहुल गांधी की संविधान के प्रति आस्था देखिए अंजना जी, संविधान दिखाया, ऊपर लिखा है भारत का संविधान, अंदर खोला तो जैसे राहुल गांधी का खोपड़ी तो है, अंदर भेजा नहीं, वैसे ही संविधान खाली था। अरे संविधान की बात कर रहे सपा और कांग्रेस वाले, मैं पूछना चाहूंगा, अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड डॉक्टर BR अंबेडकर साहब ने दिया, आपने कभी बात करी उस पे? संविधान अनुच्छेद 370 टेम्पररी शब्द से शुरू हुआ, 55 साल कांग्रेस सत्ता पार्टी में रही, क्यों नहीं उन्होंने हटाया? नरेंद्र मोदी जी ने हटाया। और महिलाओं के लिए बहु विवाह को ये लोग ठीक बताते हैं, हलाला को ठीक बताते हैं, ट्रिपल तलाक को ठीक बताते हैं। अरे अनुच्छेद 14-15 पढ़िए, क्या कहता है? लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। ये लोग महिला अस्मिता के लिए खड़े नहीं हो पाए। अब AIMIM पे आते हैं। इन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी के लिए ओवैसी जी ने कहा खुजली हो जाएगी, तो मैं बहुत सम्मान के साथ कहता हूं, खुजली पागल कुत्तों को होती है, इंसानों को नहीं होती है। अगर आप सांसद हैं, किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे बात करिए जो शिष्टाचार में ठीक लगे। आप देवेंद्र फडणवीस जी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हो और AIMIM BR अंबेडकर की बात करेगी। अब मुझे तो लगता है ये कह रहे थे खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो ये गलत नहीं होगा कहना कि जब खोदे रजाकार तो निकले ओवैसी, और केवल भारत को बांटने की बात करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी अभी कह रहे थे 15 मिनट मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। वारिस पठान यहां बैठे अंजना जी, इन्होंने कहा था 10 करोड़ हैं, हम 100 करोड़ पे भारी हैं। अरे ये बांटने की राजनीति नहीं है। अब तुम 10 करोड़ क्यों समझते हो अपने? एक खबर इस वक्त आ रही है, वो खबर अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुमताज पटेल, क्योंकि अहमद पटेल की बेटी हैं, उन्होंने बीजेपी पर हमला किया है। अब गुजरात मॉडल की बात क्यों नहीं करती है बीजेपी? 2014 में गुजरात मॉडल के नाम पर सत्ता मिली थी, अब चुनाव के वक्त बटेंगे तो कटेंगे क्यों? विकास के मॉडल की बात क्यों नहीं करते हैं? इसी पर एक जवाब छोटा सा 3-4 लाइन का दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी, क्योंकि आपके आरोप पर अब सापरा साहब भी बोलना चाह रहे हैं और वारिस पठान भी। लेकिन जल्दी से गौरव भाटिया जी, मुमताज पटेल जो कि अहमद पटेल की बेटी हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, वो पूछ रही हैं कि गुजरात मॉडल की वजह से ही 2024 में जनता ने आपको चुना था कि गुजरात में विकास हुआ है, वैसे यहां पर होगा। अब उस मॉडल की बात क्यों नहीं? कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे क्यों? अंजना जी, अच्छा लगा मुझे कि कांग्रेसी भी अब गुजरात मॉडल की बात करते हैं। हमने तो देश को गुजरात मॉडल दिया है, हमने तो मोदी मॉडल दिया है, हमने तो यूपी मॉडल दिया है, योगी मॉडल दिया है, असम मॉडल दिया है, हरियाणा में हैट्रिक करके हरियाणा मॉडल दिया है। आपने कौन सा इटालियन मॉडल दिया है? अरे झूठे वादे करके इधर उधर भाग जाते हो। कभी आपने सुना है राहुल गांधी मॉडल? यूपीए नाम था इनका, 10 साल सरकार रही और उसके बाद घमंडिया नाम रख लिया, इंडी अलायंस। क्यों नाम बदलना पड़ा? नाम केवल चोरों को बदलना पड़ता है, जिनको सब पता है कि उन्होंने चोरी करी है, और नाम जनता को याद दिला देगा उनकी चोरियों के बारे में, डकैतियों के बारे में। इसी का जवाब ले लेते हैं जल्दी से। सापरा साहब, आपने भी तो अपना पुराना कुछ रहने नहीं दिया। देखिए ना, यूपीए को आपने ऐसे खत्म किया, इंडिया गठबंधन बना दिया, यहाँ पर महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हो गए, तो यूपीए तो आपने भी नहीं रहने दिया। तो पुराने मॉडल्स की बात कैसे हो? और आपके पास दिखाने को क्या मॉडल है? मैं पहले बीजेपी के प्रवक्ता की बात उसका जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि चोर नाम बदलते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज ये चोर मचाए शोर, एक तरफ चोरी कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र की सरकार जो है उसका खजाना खाली कर दिया है, तो ये चोर जो है वो आज शोर मचा रहे हैं। इन्होंने बात करी कॉन्स्टिट्यूशन की, लाल किताब की बात करी। आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस ने लाल किताब के ऊपर कितना भाषण किया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितना भाषण किया। और उसके बाद जब हमने ये तस्वीर दिखाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये भी लाल किताब दे रहे हैं, तो फिर ये सारे चुप हो गए, फिर आ गए कि पन्ने खाली हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो व्हाट्सएप इंडस्ट्री है ना, ये इनकी फेक फैक्ट्री है। ये उससे कुछ ना कुछ इनकी टूल किट से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनते रहते, ये मीडिया के सामने लाते रहते हैं, टाइम पास करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ये कुछ नहीं चलेगा। मैं आपको अंजना जी बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की लड़ाई बहुत स्पष्ट है। ये महाराष्ट्र प्रेमी वर्सेस महाराष्ट्र द्रोह की लड़ाई है। ये महाराष्ट्र द्रोही है।
क्यों महाराष्ट्र द्रोही है? क्योंकि इनके राज के अंदर किसान जो है वो उत्पीड़ित हुआ, नौजवान उत्पीड़ित हुआ, यहाँ से जो उद्योग है वो बाहर गए। महाराष्ट्र के ऊपर 8 लाख करोड़ का कर्जा हो गया और महाराष्ट्र राज्य का जो इंटरेस्ट है, कहा हम 23,456 करोड़ भरते थे, आज हम 57,724 करोड़ रुपया इंटरेस्ट भरते हैं। तो महाराष्ट्र की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी रुक गई है, इसलिए ये महाराष्ट्र द्रोही है। और महाराष्ट्र द्रोही और क्यों है? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के अंदर ये भ्रष्टाचार करते हैं। जो हिंदू हृदय सम्राट या हिंदवी स्वराज के प्रणेता हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके पुतले के अंदर ये पैसे खाते हैं। सागर के अंदर, यहाँ समुद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी खुद प्रधानमंत्री होते हुए यहाँ पर आए और उन्होंने जल पूजन किया था 2014 में। क्यों नहीं वो आज 10 साल तक वो छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला लग गया? क्यों नहीं इंदू मिल के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की स्मारक इन्होंने बना दी? हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल शायना जी इसका जवाब देंगे। लेकिन अगर गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति 4 वर्षों में लग सकती है, तो फिर मुंबई के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला क्यों नहीं लग सकता है? तो ये महाराष्ट्र द्रोही है, ये ठीक है, जवाब दीजिए। समझ गई है। और ठीक है, शायना जी जवाब दे रही है सर। अंजना जी ये मोनोलॉग बोलिए शायना जी। अंजना जी, इनको आपत्ति इस वजह से हो रही है क्योंकि 2.5 साल में जो काम महायुति के नेतृत्व ने किया शायद उन्होंने 60 साल में नहीं किया। हम प्रगति की राजनीति करते हैं, वो तुष्टीकरण, जो वो वोट बैंक को सिर्फ दबा हुआ पिछड़ा रखना चाहते हैं, मुस्लिम हो या दलित, वो सब समझ गए हैं कि आज वोट करना है तो उन्हीं लोगों के लिए जो प्रगति और प्रगति के साथ एक विजन प्लान। हमारे प्रति बार बार बोलना कि देखिए कितना डेफिसिट है, और आपके मैनिफेस्टो में क्या लिखते हैं कि हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, रिजर्वेशन के ऊपर रिजर्वेशन। क्या ये है आपका फॉल्स नैरेटिव? आपने व्हाट्सएप फैक्ट्री की बात की, ये तो एक नैरेटिव है जो फॉल्स है, जो बार बार संविधान को लेके सवाल प्रश्न चिन्ह। जब प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, प्रियम्बल लेके जाते हैं जमीनी स्तर पे, स्कूल स्टूडेंट्स तक, तब आप बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, फिर बोलते हैं कि आप खतरे में। बल्कि ओवैसी जी जो टिप्पणी कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के ऊपर, शायद उनको पता नहीं कि देवेंद्र फडणवीस सबसे अभ्यासी नेता है और शायद इस वजह से नहीं टिप्पणी कर सकते हैं क्योंकि जो उनकी बोली वाणी है उसमें तो सिर्फ जात पात धर्म के ऊपर वोट बैंक की राजनीति, जो कभी भी महायुति के कोई भी नेतृत्व, एकनाथ शिंदे जी हो, देवेंद्र फडणवीस हो, अजीत पवार, किसी ने नहीं किया। एक ही नैरेटिव है, वो है प्रगति प्रगति प्रगति, और शायद उनको ये नहीं पच रहा है, इसलिए वो संविधान को खतरा है, देखिए दलितों को खतरा है, मुसलमान को खतरा है, ये बोलना कि डिविजिव है। डिविजिव कैसे है जब वेलफेयर स्कीम्स एक एक व्यक्ति को मिल रहे हैं जात पात धर्म के ऊपर? तो जो मैं सिर्फ एक संक्षेप में विश्लेषण करना चाहती हूँ, महाराष्ट्र इलेक्शन को लेके इनकी नैया डूब चुकी। उम्मीद पे वो कायम है, लेकिन उनको पता है कि वो उम्मीद भी नहीं है उनके कार्यकर्ता में या वोटर में। और वोटर जब ठान लेता है, साइलेंट वोटर जब बाहर आके वोट करता है, उनको पता है कि मोदी जी हो या एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, यही चलेगा महाराष्ट्र में। दूसरे तरफ जो मलिक अर्जुन खड़गे ने कहा, उन्होंने कहा आप फ्रीबीज पे फ्रीबीज दे रहे हैं, लेकिन वो फ्रीबीज कैसे आप देंगे? तो ये झूठ सदासत झूठ है। तुष्टीकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति जवाब ले लेते हैं, उनको शोभा देती है। सापरा साहब छोटा सा जवाब दीजिएगा। और उबाटा से अंजना जी इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है, अब मेरी बारी है। देखिए, इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो विभाजनकारी राजनीति करती है। अरे भाई, विभाजनकारी नारे तो आप लगा रहे हो, कटेंगे तो बटेंगे ये नारा कौन लगा रहा है? घुसपैठिए किसने कहा था? ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले की बात किसने करी थी? मंगल सूत्र छीन के ले जाएंगे, भैंस छीन के ले जाएंगे, मुजरा करेंगे, ये तमाम सारी नौटंकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी कि नहीं की थी? तो ये जो विभाजनकारी राजनीति है, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई है। अब आप मेरे बीच में मत बोलिए, आप असहज मत होइए, शांत रहिए। ठीक है शायना जी रुक जाइए। शायना जी अच्छा चैनल है, अच्छी डिबेट। ठीक है अनुराग जी, तो ये विभाजनकारी राजनीति जो अबू आजमी जी भी शिवाजी मानखुर्द की सीट से लड़ रहे हैं। ठीक, अबू आजमी भी चुनावी मैदान में है। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप लोग मतलब
अगर हम फ्रीबीज की बात करें, फ्रीबीज की भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि एक ही नारे के इर्द गिर्द पूरा कितने घंटे रोज रोज बहस करेंगे। अगर 1500 लाड़की बहन योजना में बीजेपी दे रही है तो महाविकास अघाड़ी कह रही है हम 3000 देंगे। पैसा किसका? जनता का पैसा। फायदा किसका? पार्टी का, जिसकी वजह से ये किया जा रहा है। तो ये कहां जाकर रुकेगा? 1500 हम 3000। ऐसे ही झारखंड में मैया योजना, वो अभी 1000 दे रहे हैं, बीजेपी कह रही है हम 2100 देंगे। तो ये एक्चुअल भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करना जानती कहां है? ये तो 1500 रुपए थे, हमने 3000 क्यों बोला? क्योंकि महिला सम्मान की बात करते हैं ना। टिकट भी अगर हमने 9 में से दी है तो 4 हमने आधी आबादी को दी है, महिलाओं को दी है। और जहां तक मणिपुर की बात, तो भूले गए। मणिपुर मॉडल की तो बात ही नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। बोले ना एक बार मणिपुर के बारे में, क्यों भूल जाती मणिपुर में? क्योंकि वहां पे महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, वहां इस तरह की आग लगी हुई है, इसलिए मणिपुर का मां बोलने से डरते हैं। बोले ना एक बार कि मणिपुर के मॉडल पे चुनाव लड़ोगे क्या, या बुलडोजर के मॉडल पे चुनाव लड़ोगे, जो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि 25 लाख रुपए देना जिसका घर गिरा दिया है, या इनकाउंटर के मॉडल पे चुनाव लड़ोगे कि न्यायपालिका की कोई जरूरत नहीं, इनकाउंटर से न्याय दिया जाएगा? बताइए ना कौन सा मॉडल है आपका, यही तो जानना चाहते हैं। या खाद जो चोरी हो रही है, किसानों को खाद नहीं मिल रही, उस मॉडल पे चुनाव लड़ोगे? या यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए छात्रों को रोड पे आना पड़ रहा है, 15-15 हजार छात्र रोड पे हैं, क्या यूपी पीसीएस के एग्जाम 2 दिन में क्यों कराना चाहते हैं? 1 दिन में क्यों नहीं? क्यों 2-2 पेपर होंगे? जब छात्र का न्याय, अब छात्र के साथ तो बोलिए ना कौन सा मॉडल पे चुनाव लड़ रहे हैं आप? इसलिए आप किसी मॉडल पे नहीं लड़ रहे हैं, जनता आपके खिलाफ है। जनता ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने देना है, इसलिए आप परेशान हो, इसलिए आप नफरत की बात पे आ गए, क्योंकि आप जनता के किसी भी वर्ग के लिए बात नहीं करना चाहते आप, क्योंकि आप किसी वर्ग की बात करोगे आपने सबके साथ अन्याय किया है, इसलिए आप चले गए किसमें? बटोगे कटो पे। लास्ट में आपको लगता है यही एक रास्ता है जिससे हम जनता के सामने अपनी फेस सेविंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। जनता भी जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए नहीं है, सत्ता के पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है चुनाव के वक्त में। अच्छा भूल गए आप, बहुत गाली दिया करते थे। मैं तो पूछता हूं नवाब मलिक साहब को आप बता दीजिए, आपने झूठे आरोप में फंसाया था, आज बोल दीजिए। तब तो दाऊद के साथ आप बोलते थे कि नवाब मलिक का रिश्ता दाऊद के साथ है, दाऊद के साथ है, रोज जिंदाबाद जिंदाबाद करते थे। फिर उनको आज बताइए, आज नवाब मलिक, इसके मतलब आप झूठ बोल रहे थे ना? आप बोलिए, आप झूठ बोल रहे थे एक नेता की, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है नेताओं को फंसाने के लिए। एक तो नवाब मलिक पर जवाब, आवाज नीचे कीजिए, नवाब मलिक पर जवाब। और साथ ही दूसरा सवाल ये है कि अजित पवार तो बटेंगे तो कटेंगे पे भी आंखें तरेर रहे हैं अपने ही युति को। तो अंजना जी, बिल्कुल स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते बता दूं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे भारत देश की जनता और खासकर हिंदू, सबके दिल को ये नारा छू गया है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और ये हमारा स्पष्ट नारा है, स्पष्ट सोच है, जिसको बुरा लगे बुरा लगे, अच्छा लगे अच्छा लगे। नवाब मलिक हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, और हमारी महायुति ने भी कहा था नवाब मलिक को टिकट नहीं मिलना चाहिए। अब हमने देखा किस तरह से वो चुनाव लड़ रहे हैं, अजीत पवार जी उनका समर्थन कर रहे हैं या उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं। हम इससे सहमत नहीं हैं। और अगर किसी को भी लगता है कि ये जो हमने नारा दिया है, जो संदेश दिया है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इससे वो सहमत नहीं है, तो ये उसकी सोच है। हमारी सोच जनता के दिलों में जा चुकी है और वो इसे अपना चुके हैं। अब मैं सपा की बात का एक उत्तर देना चाहता हूं। देखिए, टूटी साइकिल, पंचर टायर, ये भी एक मॉडल आता है, और जो सीट थी वो भी हट गई है, केवल वहां अब डंडा है। और जनता इन्हें ऐसा सबक सिखाने वाली है, वोट जिहाद बोलने के लिए। आजिम आजमी क्या कह रहे थे? अबू आजमी कह रहे थे, अखिलेश यादव बगल में खड़े हैं, कह रहे थे 2 सीटें हैं, 7 सीटें कर दो, मजा चखा देंगे। अरे किसको मजा चखा दोगे? हैं? हम हिंदुओं को मजा चखाओगे तुम? कोई माइका लाल नहीं है कि हिंदुओं को मजा चखा दे। हम सहिष्णु जरूर हैं, लेकिन किसी का गलत बर्ताव भी नहीं लेंगे, ये बात जान लो। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे चोर नाम बदल लेते हैं, तो वो मैं याद दिला दिया यूपीए वाला तो, लेकिन 2 नाम और मेरे मस्तिष्क में ऐसे आए जैसे तूफान आया हो। एक नाम था एंटोनियो माइनो का, एक था राहुल विंची का। ये भी नाम किसी ने बदले हैं, और आगे बोलने की जरूरत नहीं है क्यों बदले हैं।
देखिए, नाम वो बदलता है जिसके पास स्थिरता नहीं होती है, जिस पे जनता का विश्वास नहीं होता है, वो नाम बदल बदल के बहरूपिया बन के आता है। किसानों की बात वो कर रहे थे। कर्नाटका में 1200 किसानों ने आत्महत्या करी, राहुल गांधी आज तक वहां गए नहीं हैं। कहिएगा बालक बुद्धि से हुआ है। और राजस्थान, ठीक है, राहुल जी के लिए भी अनुराग जी जवाब देना चाह रहे हैं, हाथ उठा रहे, दिखाइए मैनिफेस्टो देखिएगा। आपने कहा था कि हम कर्जा माफ करेंगे, किया नहीं, किसानों ने लात मार के आपकी देखिए अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी की विडंबना देखिए, इनकी तकलीफ देखिए। बीजेपी के खिलाफ बात हो रही है, जनता बीजेपी के खिलाफ है, ये जबरदस्ती हिंदू बन जाते हैं। अरे अपनी अब हिंदू तो पूरा हिंदुस्तान जो हिंदू है, आप कहां से बन गए भाई? बीजेपी मतलब हिंदू थोड़ी होता है। बीजेपी कोई हिंदू की ठेकेदार है क्या? अगर हिंदू की ठेकेदार है तो फिर जब हिंदुओं पे अन्याय होता है, जिस तरह का अन्याय हुआ, उनके बारे में तो नहीं बोले आप? 37 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी बिहार में, तब क्यों नहीं बोले आप? क्यों चुप हो गए आप? क्यों चुप हो जाते हो आप? इसके मतलब आप सत्ता के लिए अपने आप को हिंदू, अरे आपको तो हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, सनातन से कोई लेना देना नहीं है। सनातन गौरव जी जवाब दे रहे हैं, 10 सेकंड मांगा था, चिल्लाइए। सनातन सत्य बोलना सिखाता है। 10 सेकंड गौरव जी, फिर आ रही हूँ सापरा साहब। तो आप क्यों सनातन की बात? ठीक है, आप तो झूठ बोलते हो। जवाब दीजिए इसका गौरव जी। गौरव जी इसका जवाब। आपको सनातन मतलब ही सत्य होता है, लेकिन आप तो झूठ। अंजना जी, ये वो नमाजवादी पार्टी है जिनका मैनिफेस्टो आप देखिएगा 2012 का, कहती थी आतंकवादी अगर मुस्लिम है तो मुकदमे वापस लेंगे। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लात मारी इनको, तब जाके ठीक हुए। उसके बाद वजीफा देंगे मुस्लिम बच्चियों को कक्षा 10 पास, और हिंदू बच्चियों को कुछ नहीं। मुजफ्फरनगर दंगे हुए, 1800 परिवार थे जिनको इन्होंने 5 लाख रुपए दिए, सारे मुसलमान हिंदू परिवारों को नहीं दिए, सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ लगाई। आज ये लोग बात करेंगे। सापरा साहब छोटा सा कमेंट का, बस टाइम कम है गौरव जी, टाइम कम है। सापरा साहब। अंजना जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है ये दिल्ली में बैठे, ये महाराष्ट्र को जरा भी नहीं समझते हैं। इनको ये भी नहीं पता कि ये हिंदवी सम्राट जो है छत्रपति शिवाजी महाराज, ये उनकी भूमि है। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी जो है वो इनके कटेंगे और बटेंगे के नारे पर नहीं चलेंगे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सेना थी उसके अंदर 60,000 जोश में हम कई लोग नारे को उल्टा बोल देते हैं, कटेंगे तो बटेंगे नहीं, बटेंगे तो कटेंगे का नारा है। ठीक है, शायना जी 2 लाइन, शायना जी 2 लाइन, ऑडियो नीचे कीजिए। शायना जी सिर्फ 2 लाइन, ऑडियो नीचे कीजिए। अरे 20 तारीख को इनको समझ में आएगा कि कौन है जो जीता वही सिकंदर, और 20 तारीख को पता चलेगा कि इनकी नैया किस ढंग से डूब चुकी है, क्योंकि वो सिर्फ नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, टिप्पणी पे टिप्पणी, झूठे वायदे, तुष्टीकरण की राजनीति। ठीक है, और 23 को जो नतीजे आते हैं उस पर जरूर बातचीत करेंगे हम लोग। उस दिन जरूर इंटरव्यू आप भी दीजिएगा। शायना एनसीजी मुंबा देवी की सीट से आप चुनावी मैदान में हैं। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन एक बार दिखाते हुए जरा आपको जाते हैं हम ब्रेक पर, क्योंकि ये देखिए लातूर की जनता अभी से रात 8 बजे के शो के लिए भारी तादाद में यहाँ पर तैयार है। ये देखिए, ये सारे लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं रात 8 बजे के शो का। जबरदस्त जोश है लोगों में, और 8 बजे यहीं पर लातूर से आप देखेंगे हमारी विशेष पेशकश राज तिलक। बने रहिए आज तक के साथ, देखते रहिए आज।